गर्ग की मौत को लगभग 9 महीने बीत चुके हैं। असम एसआईटी की जांच के आधार पर जस्टिस शर्मिला भुइयां ने 7 लोगों पर आरोप तय किए हैं। उन 7 नामों में 4 नामों पर हत्या का मुकदमा चलेगा। जिन 4 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया गया वो कोई अजनबी नहीं थे, बल्कि वो लोग थे जो जुबीन गर्ग के बेहद करीबी माने जाते थे। सिद्धार्थ शर्मा, श्याम काणु महंता, शेखर ज्योति गोस्वामी और अमृत प्रभा महंता। आज अनकही में इसी खबर को हम विस्तार से समझेंगे। 19 सितंबर 2025 वो तारीख जब पूरे देश ने एक ऐसी खबर सुनी जिसने करोड़ों फैंस को सन्न कर दिया। असम की मिट्टी से उठी वो आवाज जिसने संगीत को सिर्फ सुर नहीं, एक एहसास बनाया। जुबीन गर्ग इस दुनिया में नहीं थे। कहा गया सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान हुआ हादसा उनकी मौत की वजह बना। एक एक्सीडेंट, एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीता इस मौत के पीछे कई सवाल उठने लगे। हादसे के पीछे छुपे कुछ राज, कुछ चेहरे और कुछ ऐसी बातें सामने आई जिन्होंने इस केस को एक साधारण दुर्घटना नहीं रहने दिया। अब इस मामले ने नया मोड़ ले लिया था। सिंगापुर की अदालत ने भले ही जुबीन गर्ग की मौत को दुर्घटनावश डूबने का मामला मानते हुए फाइल बंद कर दी थी, लेकिन भारत में कहानी बिल्कुल अलग मोड़ ले चुकी थी। गुवाहाटी की फास्ट ट्रैक कोर्ट में जब इस केस की सुनवाई शुरू हुई तो अदालत के भीतर पेश हुए दस्तावेजों और एसआईटी की रिपोर्ट ने कई ऐसे सवाल खड़े कर दिए जिन्होंने पूरे मामले को फिर से सुर्खियों में ला दिया। करीब 2 महीने तक चली जांच, दर्जनों गवाहों के बयान, कॉल रिकॉर्ड्स, वित्तीय लेन देन और घटना से पहले की गतिविधियों का विश्लेषण करने के बाद असम सीआईडी की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने अदालत में एक विस्तृत चार्जशीट दाखिल की और इसी चार्जशीट के आधार पर जिला एवं सत्र न्यायालय की जज शर्मिला भुइयां की अदालत ने 7 लोगों के खिलाफ गंभीर आरोप तय कर दिए, जिनमें 4 पर हत्या का मुकदमा चलेगा। ये लोग जुबीन गर्ग के बेहद करीबी माने जाते थे। सिद्धार्थ शर्मा, श्याम काणु महंता, शेखर ज्योति गोस्वामी और अमृत प्रभा महंता, इन चारों पर भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 103(1) के तहत हत्या का आरोप तय किया गया। अदालत के दस्तावेजों के मुताबिक इन पर न सिर्फ हत्या बल्कि आपराधिक साजिश रचने और संयुक्त रूप से अपराध करने के आरोप भी लगाए गए हैं। एसआईटी की रिपोर्ट में दावा किया गया कि घटना से पहले और बाद की परिस्थितियों में कई ऐसी असामान्य बातें थीं जिन्हें सामान्य हादसा मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जांच एजेंसीज ने यह भी कहा कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिटाने की कोशिश हुई, कुछ आर्थिक लेन देन संदिग्ध पाए गए और कुछ गवाहों के बयान एक दूसरे से मेल नहीं खाते थे। यही वजह रही कि कोर्ट ने इस मामले को सिर्फ एक एक्सीडेंट मानने से इनकार कर दिया और पूरी सुनवाई का रास्ता खोल दिया। इतना ही नहीं, इस केस में जुबीन गर्ग के चचेरे भाई और पूर्व असम पुलिस अधिकारी संदीपन गर्ग का नाम सामने आना भी लोगों के लिए किसी झटके से कम नहीं था। उन पर बीएनएस की धारा 105 के तहत आरोप तय किए गए। हालांकि अदालत ने अभी इस पर कोई अंतिम टिप्पणी नहीं की है, लेकिन उनका नाम चार्जशीट में शामिल होना इस केस को और ज्यादा संवेदनशील बना गया। वहीं दिवंगत गायक के 2 निजी सुरक्षा गार्ड परेश वैश्य और नंदेश्वर बोरा भी जांच के घेरे में आ गए। इन दोनों पर धारा 61(2) और 316(5) के तहत आरोप लगाए गए हैं। आरोप है कि घटना के बाद कुछ जानकारियां छुपाई गई और जांच को प्रभावित करने की कोशिश हुई। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं रह गया है कि जुबीन गर्ग की मौत कैसे हुई, बल्कि सवाल यह बन चुका है कि क्या सच को छुपाने के लिए एक पूरी कहानी गढ़ी गई थी? क्या सिंगापुर में जो हादसा बताया गया उसके पीछे भारत में कोई और सच्चाई दबी हुई थी? और तो और, जांच के दौरान सबसे सनसनीखेज बयान दिया बैंडमेट शेखर ज्योति गोस्वामी ने। सीआईडी के सामने दिए अपने बयान में शेखर ने दावा किया कि जुबीन की मौत डूबने से नहीं हुई थी, बल्कि उन्हें पहले से जहर दिया गया था। यह दावा सामने आते ही पूरे केस का रुख बदल गया। शेखर के मुताबिक जैसे ही यॉट समुद्र के बीचों बीच पहुंची, जुबीन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा ने पूरी स्थिति पर नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। यॉट तेज लहरों में बुरी तरह हिल रही थी, लेकिन इसके बावजूद सिद्धार्थ ने किसी और को हस्तक्षेप नहीं करने दिया। यहां तक कि ड्रिंक सर्व करने की जिम्मेदारी जिस तन्मय फुकन के पास थी उसे भी रोक दिया गया और फिर सिद्धार्थ ने खुद सभी को ड्रिंक्स परोसी। सीआईडी के सामने शेखर ने दावा किया कि उसी के बाद जुबीन की हालत अचानक बिगड़ने लगी।
जब वो पानी में उतरे तो कुछ ही देर में उनका शरीर जवाब देने लगा। वो खुद को संभालने के लिए एक फ्लोटिंग ट्यूब तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो ट्यूब तक नहीं पहुंच पाए और फिर समुद्र के बीचों बीच चित अवस्था में तैरते रह गए। शेखर के बयान का सबसे डरावना हिस्सा वो था जब उन्होंने दावा किया कि बाकी लोग जुबिन को बचाने के लिए दौड़ रहे थे। उसी वक्त सिद्धार्थ शर्मा चिल्ला रहे थे, जाबो दे, यानी उसे जाने दो। इस बयान ने पूरे देश में सनसनी फैला दी। क्या ये सिर्फ घबराहट में निकले शब्द थे या फिर किसी पहले से रची गई साजिश का हिस्सा? लेकिन कहानी यहीं और ज्यादा उलझ जाती है, क्योंकि जिस शेखर ज्योति गोस्वामी ने सीआईडी के सामने जहर देने का आरोप लगाया, कुछ ही समय बाद वही खुद इस केस में आरोपी बना दिए गए। सीआईडी ने उन्हें भी हत्या की साजिश में शामिल बताते हुए गिरफ्तार कर लिया। यहीं से इस केस में सबसे बड़ा विरोधाभास पैदा हुआ। अगर शेखर सच बोल रहे थे तो वो 15 दिनों तक खामोश क्यों रहे? उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी? और अगर वो झूठ बोल रहे थे तो फिर ये कहानी गढ़ने के पीछे उनका मकसद क्या था? ये सवाल सबसे पहले उठाए जुबीन गर्ग की पत्नी गरिमा ने। उन्होंने खुलकर कहा कि अगर किसी को पहले से जहर देने की जानकारी थी तो उसका फर्ज था कि वो तुरंत सामने आता, ना कि कई दिनों बाद बयान बदलता। लेकिन शेखर अकेले नहीं थे। 2 दिन बाद जुबीन के एक और बैंडमेट पार्थो प्रतिम ने भी सीआईडी के सामने बयान दर्ज कराया और उनके आरोपों ने मामले को और ज्यादा गंभीर बना दिया। पार्थो के मुताबिक 18 सितंबर की रात सिंगापुर के होटल पैन पैसिफिक में देर रात तक पार्टी चली थी। उस पार्टी में जुबीन, सिद्धार्थ शर्मा, शेखर ज्योति और बाकी करीबी लोग मौजूद थे। पार्थो का दावा था कि सभी जानते थे कि जुबीन पूरी रात सोए नहीं थे। उनकी तबीयत पहले से कमजोर थी और उन्हें दौरे पड़ने की समस्या भी थी। इसके बावजूद अगले ही दिन उन्हें समुद्र में स्कूबा और तैराकी के लिए ले जाया गया। पार्थो ने अपने बयान में सीधे तौर पर सिद्धार्थ शर्मा और शेखर ज्योति दोनों को मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना था कि जुबिन की हालत को जानते हुए भी उन्हें ऐसी परिस्थिति में ले जाना लापरवाही नहीं बल्कि सोची समझी हरकत थी। जांच यही नहीं रुकी। अब इस मामले में नॉर्थ ईस्ट इंडिया कल्चरल फेस्टिवल के आयोजक श्याम कानू महंता का नाम भी सामने आने लगा। आरोप लगे कि पैसों के लेन देन और कॉन्ट्रैक्ट विवाद को लेकर जुबिन और आयोजकों के बीच तनाव था। सीआईडी को शक था कि इसी विवाद के चलते जुबिन को सिंगापुर बुलाया गया और फिर उनकी मौत को दुर्घटना का रूप देने की कोशिश हुई। धीरे धीरे केस में गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया। सीआईडी ने जुबिन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, आयोजक श्याम कानू महंता, बैंडमेट शेखर ज्योति गोस्वामी और सिंगर अमृत प्रीतम को हिरासत में ले लिया। इन सभी पर हत्या और आपराधिक साजिश के आरोप लगाए गए। अब ये मामला सिर्फ एक मशहूर गायक की रहस्यमयी मौत नहीं रह गया था, बल्कि दोस्ती, भरोसे, पैसों और कथित विश्वासघात की ऐसी हकीकत बन चुका था जिसमें हर बयान एक नए शक को जन्म दे रहा था और हर चेहरा किसी ना किसी राज से जुड़ा दिखाई दे रहा था। इस मामले पर असम सरकार ने सितंबर में एसआईटी का गठन किया था। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस घटना को साफ साफ हत्या बताया था। जुबिन गर्ग की मौत के बाद सिर्फ अदालतों में ही नहीं, सोशल मीडिया पर भी एक बड़ी लड़ाई शुरू हो चुकी थी। असम से लेकर देश के दूसरे हिस्सों तक लोग लगातार सवाल उठा रहे थे कि आखिर इतने बड़े कलाकार की मौत को इतनी जल्दी हादसा कैसे मान लिया गया। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर #जस्टिस फॉर जुबिन तेजी से ट्रेंड करने लगा। हजारों लोग पोस्ट, वीडियो और लाइव सेशंस के जरिए निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे थे। जुबिन के फैंस का कहना था कि इस केस में शुरुआत से ही कई बातें संदिग्ध थी। किसी ने यॉट पर मौजूद लोगों की भूमिका पर सवाल उठाए तो किसी ने जांच एजेंसी से इंटरनेशनल फॉरेंसिक रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की। असम के कई छात्र संगठनों, सांस्कृतिक मंचों और संगीत प्रेमियों ने गुवाहाटी में कैंडल मार्च भी निकाले। लोगों का कहना था कि जुबिन सिर्फ एक गायक नहीं थे, वो असम की पहचान थे और उनकी मौत का सच सामने आना जरूरी है। धीरे धीरे ये अभियान सिर्फ एक कलाकार के लिए न्याय की मांग नहीं रहा, बल्कि सच बनाम कहानी की लड़ाई बन गया, जहां हर नया खुलासा लोगों के शक को और गहरा करता जा रहा था। अब उन फैंस को भी सच सामने आने की उम्मीद जगी है। जिस कलाकार की आवाज ने लाखों लोगों को जीना सिखाया, अब उसकी मौत से पर्दा उठने की उम्मीद है। वैसे जुबिन गर्ग ये सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि एक एहसास था, एक ऐसी आवाज जिसने असम की मिट्टी की खुशबू को देश दुनिया तक पहुंचाया। 3 दशकों से ज्यादा लंबे करियर में जुबिन ने जो मुकाम हासिल किया, वो किसी एक कलाकार के लिए लगभग असंभव माना जाता है। 18 नवंबर 1972 को तुरा, मेघालय में जुबिन का जन्म हुआ था।
कहा जाता है कि उन्होंने अपने करियर में लगभग 38,000 से ज्यादा गाने रिकॉर्ड किए, और वो भी सिर्फ 1 या 2 भाषाओं में नहीं, बल्कि करीब 40 भारतीय भाषाओं में। असमिया, हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, भोजपुरी, उड़िया, नेपाली, पंजाबी और न जाने कितनी भाषाओं में उनकी आवाज गूंजी। यही वजह थी कि उन्हें सिर्फ असम का नहीं बल्कि पूरे भारत का कलाकार माना जाता था। लेकिन जुबिन सिर्फ गायक नहीं थे, वो अपने आप में एक पूरा संगीत संसार थे। संगीतकार, गीतकार, निर्माता, निर्देशक और मल्टी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट। ढोल से लेकर तबला, गिटार से लेकर हारमोनियम, ड्रम, कीबोर्ड, तोतारा और मैंडोलिन जैसे दर्जनों वाद्य यंत्रों पर उनकी पकड़ उन्हें बाकी कलाकारों से अलग बनाती थी। स्टूडियो में बैठे बैठे वो कभी खुद धुन तैयार करते, कभी बोल लिखते, कभी कभी रिकॉर्डिंग के दौरान खुद ही कई इंस्ट्रूमेंट्स बजाने लगते। उनके संगीत की सबसे बड़ी खासियत थी उसकी विविधता। एक तरफ उनके लोकगीत असम की परंपरा और मिट्टी से जुड़े होते थे, तो दूसरी तरफ उनके पॉप और फिल्मी गाने युवाओं की प्लेलिस्ट पर राज करते थे। भक्ति संगीत हो या रोमांटिक ट्रैक्स, सूफी अंदाज हो या रॉक फ्यूजन, जुबिन हर शैली में खुद को ढाल लेते थे। सिर्फ संगीत ही नहीं, जुबिन ने अभिनय और फिल्म निर्माण में भी अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने 30 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया और असमिया सिनेमा को एक नई दिशा देने की कोशिश की। उनकी निर्देशित फिल्मों तुमी मोर माथो मोर, मिशन चाइना, कंचनजंगा और देवदास ने क्षेत्रीय सिनेमा की सीमाओं को तोड़ने का काम किया। खासतौर पर 2017 में आई मिशन चाइना को असमिया फिल्म इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर माना गया। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड कमाई की और तकनीकी स्तर पर भी लोगों को चौंका दिया। बड़े शानदार विजुअल्स, दमदार बैकग्राउंड स्कोर और सिनेमैटिक प्रस्तुति ने साबित किया कि क्षेत्रीय सिनेमा भी राष्ट्रीय स्तर की फिल्मों को चुनौती दे सकता है। 4 फरवरी 2002 को उन्होंने असम की फैशन डिजाइनर गरिमा साइकिया से शादी की। दोनों सिर्फ पति पत्नी नहीं बल्कि सांस्कृतिक साझेदार भी थे। दोनों ने मिलकर असम की कला, संगीत और लोक संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए कई पहल की। नए कलाकारों को मंच दिया, स्थानीय प्रतिभाओं को सपोर्ट किया और असमिया पहचान को देश भर में मजबूत करने का काम किया। लेकिन कैमरे और मंच की चमक के पीछे जुबिन की जिंदगी में दर्द भी कम नहीं था। 2002 में ही उनकी जिंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। उनकी छोटी बहन जोंकी बोर ठाकुर, जो खुद एक अभिनेत्री और गायिका थी, एक स्टेज शो के लिए जाते वक्त सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई। बहन की मौत का दर्द जुबिन कभी भूल नहीं पाए। कहा जाता है कि उस दौर में वो कई दिनों तक लोगों से नहीं मिले और फिर अपने दर्द को शब्दों और सुरों में ढालते हुए उन्होंने एल्बम बनाया। ये सिर्फ एक एल्बम नहीं था बल्कि एक भाई का अपनी बहन के लिए संगीत में लिखा गया शोक पत्र था। समय बीतता गया लेकिन जुबिन का जुनून कम नहीं हुआ। वो लगातार नए कलाकारों के साथ काम करते रहे, पूर्वोत्तर भारत की सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने के लिए संघर्ष करते रहे। शायद यही वजह थी कि 2024 में मेघालय यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने उन्हें मानद डॉक्टर ऑफ लिटरेचर यानी डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया। यह सम्मान सिर्फ उनके संगीत के लिए नहीं बल्कि समाज और संस्कृति में उनके योगदान के लिए भी था। जुबिन का प्रभाव मंच तक सीमित नहीं था। वो सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखते थे। बाढ़ राहत हो, स्थानीय कलाकारों की मदद हो या पूर्वोत्तर की पहचान का सवाल, जुबिन हमेशा सबसे आगे दिखाई देते थे। उनके लिए संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि समाज को जोड़ने का एक माध्यम था। 19 सितंबर को किसी ने नहीं सोचा था कि यह सफर जुबिन की जिंदगी का आखिरी सफर साबित होगा। शायद एक कलाकार की असली पहचान उसकी मौत के बाद समझ में आती है, और ये समझ में आई भी जब जुबिन गर्ग के अंतिम दर्शनों के लिए लाखों फैंस का हुजूम उमड़ पड़ा, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आज भी जब असम के गांव में बिहू की धुन बजती है, जब किसी पहाड़ी रास्ते पर उनकी आवाज गूंजती है, जब कोई युवा गिटार उठाकर उनका गीत गाता है, तब एहसास होता है कि जुबिन सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वो एक आंदोलन थे, एक संस्कृति थे, एक आवाज थे जिसने क्षेत्रीय सीमाओं को तोड़कर लोगों को जोड़ने का काम किया। उनका जीवन भले ही अचानक थम गया लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है, हर उस गीत में, हर उस धुन में और हर उस दिल में जिसने कभी जुबिन गर्ग को सुना था। फिलहाल जुबिन की मौत के राज से पर्दा उठने की उम्मीद तो फिर से जाग गई है, लेकिन देखना होगा कि उनके गुनहगारों को सजा कब मिलेगी।